हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भाग ब के लिए पशुपालन का सामान्य ज्ञान से संबंधित जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपना एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एवं संकर प्रजनन। ये अपना दूसरा नंबर का टॉपिक है। इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने वाला हूं। बेहद शानदार प्रश्न है। भाग ब के लिए दोस्तों ये अमृत है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर पशुपालन के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। परीक्षा में इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज अपना दूसरा नंबर का टॉपिक देखिए। पहला प्रश्न, कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण है। बताइए, कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण है वो कौन से हैं? चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे वीर्य एकत्रीकरण, वीर्य भंडारण व वीर्य संचयन, वीर्य परीक्षण व तनुकरण। तो दोस्तों ये सभी हैं, ये कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, औसत जीवन काल है वो 10 से 12 वर्ष होता है भेड़ का। ठीक है, यहां पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सामान्य रूप में गाय की परिपक्व अवस्था लगभग होती है। बताइए, सामान्य रूप में गाय की परिपक्व अवस्था लगभग होती है। तो दोस्तों परिपक्व अवस्था है ये 2 साल में होती है। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। और गाय के दूध देने की जो क्षमता है वो दोस्तों 8 महीने होती है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? दोस्तों उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है -196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों बकरे का वीर्य है वो संग्रहित किया जाता है, उन्नत नस्ल के बकरे का। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गर्भित कराने का सबसे पहला प्रयोग भारत में कब किया गया? बताइए, पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गर्भित कराने का सबसे पहला प्रयोग भारत में कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया दोस्तों 1939 में। ठीक है, याद रखना, 1939 में किया गया। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1939 में। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, वह अवधि जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छा रखती है। बताइए, वह अवधि कौन सी है जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छा रखती है? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? कौन सा चक्र कहते हैं उसको? दोस्तों उसको बोलते हैं मध्यकाल। क्या बोलते हैं? मध्यकाल बोलते हैं दोस्तों। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्यकाल। नेक्स्ट है, आगे देखिए, जलीय भैंसे में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जलीय भैंसे में गुणसूत्रों की संख्या है वो दोस्तों कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों जलीय यानी कि भैंसे के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों 50। कितनी होती है? 50। गाय के अंदर कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? 60। बकरी के अंदर भी 60 होती है, भेड़ के अंदर 54 होते हैं और मुर्गी के अंदर 78। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या। तो यहां पर भैंस के अंदर कितनी? 50 होती है गुणसूत्रों की संख्या। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ सूची फर्स्ट में पशु दे रखे हैं, दूसरी तरफ सूची सेकंड में गुणसूत्रों की संख्या दे रखी है। ठीक है, अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया गाय और बकरी के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या है वो होती है 60। दोनों के अंदर बराबर होती है 60। ठीक है, हाथी के अंदर कितनी होती है दोस्तों? हाथी के अंदर होती है 56।
हाथी के अंदर कितनी होती है 56, और भेड़ के अंदर कितनी 54, ठीक है। मानव के अंदर कितनी होती है, मानव के अंदर तो दोस्तों आप सभी को पता है कितनी होती है 46 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों है वो सही सुमेलित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी नंबर वाला ऑप्शन है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, जब दो प्रजातियों को अंतःवर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो कहलाता है। बताइए, जब दो प्रजातियों को अंतःवर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं क्रिस क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं उसे, क्रिस क्रॉसिंग बोलते हैं। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, बछड़ों को सींग रहित करने की क्रिया कहलाती है। बताइए, बछड़ों को सींग रहित करने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, उसको बोलते हैं डी हार्निंग। क्या बोलते हैं, डी हार्निंग बोलते हैं। बछड़ों को सींग रहित करने की क्रिया क्या कहलाती है, डी हार्निंग कहलाती है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, सांड का वीर्य का पीएच मान होता है, सांड के वीर्य का पीएच मान है वो कितना होता है, तो दोस्तों वो होता है 6.5 पीएच मान होता है। कितना, 6.5 होता है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, एक ही जाति के दो भिन्न नस्ल वाले पशुओं के मिलने से उत्पन्न प्रजाति जानी जाती है। बताइए, एक ही जाति के दो भिन्न नस्ल वाले पशुओं के मिलने से उत्पन्न प्रजाति जानी जाती है, तो दोस्तों उसको किस नाम से जानते हैं, उसको दोस्तों क्रॉस ब्रीड के रूप में जाना जाता है, उसको क्रॉस ब्रीड के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय है। मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय है वो क्या है, तो दोस्तों वो है मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक, ठीक है। मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक, यानी कि मध्यकाल है वो 12 से 18 घंटे तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न विकल्पों में विभिन्न पशुओं एवं उनकी यौवना आरंभ की आयु दर्शाई गई है, इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों विकल्प दिए गए हैं, इसमें विभिन्न पशुओं एवं उनकी यौवना आरंभ की आयु दर्शाई गई है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए घोड़ी है वो 18 से 24 माह है, ठीक है, बिल्कुल सही है। गोवंश संकर है ये 8 से 18 माह, ये भी बिल्कुल सही है। बकरी दोस्तों यहाँ पे 16 से 24 माह है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, बकरी की यौवनारंभ की जो अवस्था है वो दोस्तों 6 से 12 महीने होती है। कितनी होती है, 6 से 12 महीने होती है, ठीक है। यहाँ पे 16 से 24 माह दे रखी है तो ये गलत हो जाएगा, 6 से 12 महीने तक होती है। ऊँट है वो दोस्तों 36 से 60 माह तक होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, गाय में कोमोत्तेजना, गाय में कोमोत्तेजना शुरुआत के कितनी देर बाद अंडो उत्सर्ग होता है। बताइए, गाय में कोमोत्तेजना शुरुआत के कितनी देर बाद अंडोत्सर्ग होता है, तो दोस्तों ये होता है 12 घंटे बाद, ठीक है, 12 घंटे बाद। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, भैंस में औसत गर्भाधारण, भैंस में औसत गर्भधारण काल कितने दिन का होता है। बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, भैंस का जो औसत गर्भधारण काल है ये होता है 310 दिन का। कितना होता है, 310 दिन का गर्भधारण काल होता है, ठीक है। गाय का होता है 280 दिन, भेड़ का होता है 150 दिन और बकरी का भी होता है 150 दिन, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए। एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह बाद।
तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भ धारण कर लेना चाहिए? बताइए, गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भ धारण कर लेना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 60 से 90 दिन के बीच में, यानी कि 2 से 3 महीने के बीच दोस्तों गर्भ धारण कर लेना चाहिए गाय के ब्याने के बाद। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आउट ब्रीडिंग समागम है, आउट ब्रीडिंग समागम है, तो वो क्या है आउट ब्रीडिंग समागम? तो दोस्तों वो है एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का दोस्तों समागम है, वो आउट ब्रीडिंग समागम कहलाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मादा पशु के मध्यकाल के प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद पशु को गर्भित कराएं? बताइए, मादा पशु के मध्यकाल के प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद पशु को गर्भित कराएं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 12 घंटे के भीतर। ठीक है, यानी कि 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद पशु को गर्भित कराएं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, गाय के दूध में सॉलिड नॉट फैट का वैधानिक स्तर है। गाय के दूध में सॉलिड नॉट फैट का वैधानिक स्तर है, तो वो दोस्तों कितना है? तो वो है 8.5%। कितना है? 8.5%। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और भैंस के दूध में होता है दोस्तों 9.5%, ये भी आपको याद रखना है। सॉलिड नॉट फैट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, गाय के दूध में तो होता है 8.5 और भैंस के दूध में होता है 9.5। नेक्स्ट आगे देखिए, गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व है, गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व है वो दोस्तों कितना है? तो दोस्तों वो होता है 1.028 घनत्व होता है। गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.028 होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भैंसों में मध्य चक्र की अवधि होती है, भैंसों में मध्य चक्र की अवधि होती है, तो दोस्तों ये होती है 21 दिन। कितनी होती है? 21 दिन होती है, याद रखना। ठीक है, 21 दिन। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको बताया था 150 दिन, यानी कि 151 दिन ऑप्शन में दे रखा है, तो 151 दिन है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बर्डीजो कास्टेटर विधि है, बताइए बर्डीजो कास्टेटर विधि क्या है? तो दोस्तों ये विधि है, ये बदियाकरण की है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदियाकरण। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, नर पशुओं की अंड ग्रंथि को नष्ट कर जनन शक्ति समाप्त कर देना ही वो क्या कहलाता है? बदियाकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे जर्सी नस्ल के सांड उत्पादन हेतु राजस्थान में एकमात्र विदेशी पशु प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? बताइए, जर्सी नस्ल के सांड उत्पादन हेतु राजस्थान में एकमात्र विदेशी पशु प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है बस्सी जयपुर के अंदर। कहाँ पर है ये? बस्सी जयपुर के अंदर है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे पेरोविंग प्रसव क्रिया का संबंध है, पेरोविंग प्रसव क्रिया का संबंध है, तो दोस्तों ये किससे है? तो दोस्तों ये है सुअर से। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुअर से है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे दूध का निर्जमीकरण किया जाता है, दूध का निर्जमीकरण किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? दोस्तों यह है वसा को कम करने के लिए किया जाता है निर्जमीकरण। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। दूध को 100 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 से 15 मिनट तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित लगभग सभी जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
बकरी की मध्य चक्र अवधि होती है। दोस्तों बकरी की मध्य चक्र अवधि होती है तो दोस्तों ये होती है 21 दिन। ठीक है, 21 दिन होती है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भैंसों में गर्भकाल होता है। बताइए भैंसों में गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों गर्भकाल होता है, मैंने अभी आपको बताया था 310 दिन का होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 310 दिन का। आगे देखिए, प्राकृतिक प्रजनन द्वारा एक सांड एक वर्ष में गर्भित कर सकता है। प्राकृतिक प्रजनन द्वारा एक सांड एक वर्ष में गर्भित कर सकता है, तो दोस्तों वो है, प्राकृतिक प्रजनन द्वारा एक सांड एक वर्ष में गर्भित कर सकता है, तो दोस्तों वो है 60 से 100 गाय हैं वो गर्भित कर सकता है। 60 से 100 गाय है वो गर्भित कर सकता है एक वर्ष में। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, नर पशुओं की अंड ग्रंथि को नष्ट कर जनन शक्ति समाप्त कर देना कहलाता है। नर पशुओं की अंड ग्रंथि को नष्ट कर जनन शक्ति समाप्त कर देना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है बधियाकरण। मैंने अभी आपको बताया था बधियाकरण। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, बछिया प्रजनन योग्य होती है जब उसका भार होता है। बताइए बछिया प्रजनन योग्य होती है जब उसका भार होता है, तो जब उसका भार दोस्तों 250 से 270 किलो हो जाता है, तब दोस्तों बछिया प्रजनन योग्य होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मादा पशुओं की प्रसूति पीड़ा कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। मादा पशुओं की प्रसूति पीड़ा कम करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों प्रयोग करते हैं अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अल्कोहल का। आगे देखिए, गाय व भैंस के गर्भित करने की विधि है। गाय व भैंस के गर्भित करने की विधि है वो क्या है? तो वो है दोस्तों रेक्टो वेजाइनल। रेक्टो वेजाइनल है ये गर्भित करने की विधि है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बकरी के लिए कृत्रिम गर्भाधान विधि है। बकरी के लिए कृत्रिम गर्भाधान विधि है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है रेक्टो वेजाइनल। ठीक है, रेक्टो वेजाइनल। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई की कमी से दोस्तों बांझपन होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विटामिन ई की कमी से। आगे देखिए, गाय का गर्भकाल कितना होता है? बताइए गाय का गर्भकाल होता है कितने दिन का? तो दोस्तों ये होता है, मैंने अभी आपको बताया था लगभग 280 दिन। तो यहाँ पे देखिए 283 से 285 दिन का गर्भकाल होता है गाय का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, गाय से भ्रूण का निष्कासन कहलाता है। गाय से भ्रूण का निष्कासन कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है कोल्विंग कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? कोल्विंग। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोल्विंग कहलाता है। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो दोस्तों कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो दोस्तों 10 दिनों तक खीस है वो पिलानी चाहिए। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 7 वर्ष तक दोस्तों भेड़ है वो प्रजनन योग्य रहती है। और भेड़ का जो औसत जीवन काल होता है वो 10 से 12 वर्ष होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पशु परिचर से संबंधित जो जो सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। रोजाना आप हमारे साथ में चलिए और रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट भी अवश्य देना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। आगे देखिए, यहाँ पे
गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? बताइए, गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रोटीन की अधिकता होनी चाहिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटीन की अधिकता होनी चाहिए। आगे देखिए, सुअर में संगम करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? सुअर में संगम करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको कपलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कपलिंग के नाम से जाना जाता है, याद रखना। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कपलिंग। आगे देखिए, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है। बताइए, एक संकर बछिया यानी कि बछड़ी की प्रथम ब्यात की जो आयु होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 20 से 24 माह है, 20 से 24 माह होती है। यहाँ पर दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भैंस में औसत गर्भधारण कितने दिनों का होता है? तो ये तो मैंने अभी ये बताया था आपको, 310 दिन का होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनुमोदित तरल वीर्य की मात्रा होती है। बताइए, गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनुमोदित तरल वीर्य की मात्रा होती है, तो दोस्तों ये होती है 2.0 ml, 2.0 ml होती है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आउट ब्रीडिंग है। आउट ब्रीडिंग क्या है दोस्तों? आउट ब्रीडिंग क्या है? तो ये दोस्तों एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का होता है दोस्तों संकरण, उसको आउट ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे गाय में आदर्श शुष्क काल होता है। गाय में आदर्श शुष्क काल शुष्क काल होता है, तो दोस्तों ये होता है 60 दिन का। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 60 दिन का होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी विधि है? तो सबसे अच्छी विधि है वो है दोस्तों कृत्रिम योनि विधि। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस पर। आगे देखिए, सांड में प्रति स्खलन शुक्राणु की मात्रा होती है। बताइए, सांड में प्रति स्खलन शुक्राणु की जो मात्रा होती है वो होती है दोस्तों कितनी? तो ये होती है 305 मिलीलीटर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गाय में कोमोतेजना शुरुआत के कितनी देर बाद अंडोत्सर्ग होता है? गाय में कोमोतेजना शुरुआत के कितनी देर बाद अंडोत्सर्ग होता है? तो दोस्तों ये होता है 12 घंटे बाद। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 12 घंटे बाद। आगे देखिए, गाय में कोमोतेजना की औसत अवधि होती है। तो कोमोतेजना की जो औसत अवधि होती है ये होती है दोस्तों 12 से 24 घंटे, 12 से 24 घंटे। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और भैंस में होती है दोस्तों 27 घंटे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आनुवंशिकीय वर्ण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। आनुवंशिकीय वर्ण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, तो दोस्तों ये किया जाता है सांड के चयन में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भैंस में यौवना आरंभ की आयु होती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 30 माह है। ठीक है, 30 माह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में दोस्तों भारत में ये वीर्य है। ठीक है, भारत में वीर्य तनुकरण की संस्तुति दर कितनी होती है? बताइए, भारत में वीर्य तनुकरण की संस्तुति दर कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 1:200, 1:200। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, गाय और भैंस को गर्भित करने के लिए कम से कम एक बार में 5 से 10 लाख शुक्राणु भेजना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऋतुमयी भैंस के गर्भाधान का उत्तम स्थान चिन्हित कीजिए। बताइए, ऋतुमयी भैंस के गर्भाधान का उत्तम स्थान चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे असंबंधित नर एवं मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं? असंबंधित नर एवं मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं बही प्रजनन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बही प्रजनन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बही प्रजनन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए बकरी का ब्याना यानी कि बच्चा देना उसको बोलते हैं किडिंग। ठीक है, बिल्कुल सही है। टर्की मुर्गी का अंडा देना है उसको बोलते हैं दोस्तों चिंग। ठीक है, कुतिया का ब्याना है वो हवेपिंग कहलाता है, बिल्कुल सही है। और सुअर का ब्याना दोस्तों यहाँ पे लेम्बिग दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सूर का बयाना है वो फेरोविंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फेरोविंग। तो यहाँ पे लेम्बिंग है, ये भेड़ का बयाना कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों 6 माह बाद। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भैंस की प्रथम परखनली शिशु कहाँ तैयार किया गया? दोस्तों भैंस का प्रथम परखनली शिशु कहाँ तैयार किया गया? ये तैयार किया गया दोस्तों करनाल हरियाणा के अंदर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1970 के दशक में हुई थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1970 के दशक में। आगे देखिए, कृत्रिम विधि द्वारा उद्दत हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? कृत्रिम विधि द्वारा उद्दव हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गायों में गर्भकाल होता है तो दोस्तों 280 से 85 दिन, 280 से 285 दिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, हिमीकृत वीर्य को किस तापमान पर भंडार किया जाता है? तो किस तापमान पर भंडार किया जाता है? तो दोस्तों 196 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों भंडार किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुर्रा एवं सूरती नस्ल की भैंस से संकरण से उत्पन्न नस्ल है। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुर्रा एवं सूरती नस्ल की भैंस से संकरण से उत्पन्न नस्ल है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों मेहसाणा। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेहसाणा। आगे देखिए, सांड के वैद्याकरण की उम्र होती है, सांड के वैद्याकरण की उम्र होती है तो दोस्तों वो उम्र होती है 3 वर्ष। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सामान्य रूप में गाय की परिपक्व अवस्था होती है लगभग लगभग दोस्तों इसमें कितनी होती है? 2 साल होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वीर्य को कितने तापक्रम पर संग्रहित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस के मध्य दोस्तों संग्रहित करते हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नर गधे एवं मादा घोड़ी के संकरण से उत्पन्न प्रजाति है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, खच्चर। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अंतः प्रजनन को मापने हेतु मापने का सूत्र ज्ञात किया? बताइए, किस वैज्ञानिक ने अंतः प्रजनन को मापने का सूत्र ज्ञात किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राइट। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, राइट। आगे देखिए, यहाँ पे पिन्नू इनमें से किन जातियों के बीच का संकरण है? बताइए, पिन्नू इनमें से किन जातियों के बीच का संकरण है? तो दोस्तों वो है याक और गाय।
याक और गाय से जो उत्पन्न होता है, याक और गाय का जब संकरण होता है तो पीनू उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, गधा और घोड़ी के संकरण से खच्चर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, भैंस का प्रथम परखनली शिशु कहाँ तैयार किया गया, ये अभी बताया था, करनाल हरियाणा में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से सुमेलित है, तो कौन सा इसमें सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, किटेनिंग बिल्ली, किटेनिंग बिल्ली, ये दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही दे रखा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये तो मैंने अभी आपको बताया था, जो किटेनिंग है ये प्रसव क्रिया है। ठीक है, किटेनिंग, और ये बिल्ली की प्रसव क्रिया है ये। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे बकरी, बकरी की किडिंग होती है, यहाँ पे काविंग दे रखी है, काविंग होती है गाय की। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लेम्बिंग दे रखी है, और यहाँ पे सुअर दे रखा है। तो दोस्तों लेम्बिंग होता है भेड़ की। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, नर पशु के दोनों अंडकोशों अथवा मादा के दोनों अंडाशयों को निकालकर उसे नपुंसक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे, उसे उसे बोलते हैं बदियाकरण। क्या बोलते हैं, बदियाकरण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सुनने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है, और जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे को ये सारे के सारे प्रश्न याद हैं, तो एक बार दोस्तों आप हाई स्पीड में इस क्लास को दोबारा देख लीजिए, तो आपको दोबारा पता लग जाएगा कि आपको कितने प्रश्न हैं वो आ रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बर्डीजो कास्ट्रेटर विधि, बर्डीजो कास्ट्रेटर विधि द्वारा बदियाकरण में रखने योग्य सावधानियां हैं, बदियाकरण में रखने योग्य सावधानियां हैं। तो यहाँ पर देखिए, बर्डीजो कास्ट्रेटर को दबाते समय इस मेट्रिक कोड स्लिप नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कास्ट्रेटर में चमड़ी का फोल्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे चमड़ी के नीचे घाव होने का खतरा रहता है, बिल्कुल सही है। कास्ट्रेटर में अंडकोश अंडकोश नहीं दबाना चाहिए, अन्यथा अंडकोशों में भारी सूजन आ जाती है जिससे पशु को तकलीफ होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बर्डीजो कास्ट्रेटर विधि में जो सावधानियां हैं वो है ये, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बदियाकरण की रक्त रहित विधि है, बताइए बदियाकरण की रक्त रहित विधि है तो वो कौन सी है, तो वो है बर्डीजो विधि। कौन सी है, बर्डीजो विधि। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रबर के छल्ले द्वारा बदियाकरण की उम्र है, रबर के छल्ले द्वारा बदियाकरण की जो उम्र है वो होती है दोस्तों 7 दिन। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्जिकल बदियाकरण विधि में स्क्रोटल निर्जमीकरण के लिए प्रयुक्त करते हैं, सर्जिकल बदियाकरण विधि में स्क्रोटल निर्जमीकरण के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सेवलोन, एल्कोहल, एक्रिफ्लेविन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गाय में मध्य चक्र की अवधि होती है, गाय में मध्य चक्र की अवधि है वो कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 21 दिन। तो यहाँ पर है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ट्यूपिंग, ट्यूपिंग किसे कहते हैं दोस्तों, ट्यूपिंग कहते हैं बेड में प्रजनन की क्रिया को ट्यूपिंग कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय भैंस भेड़ व बकरी के प्रसव काल का सही क्रम है, गाय भैंस भेड़ व बकरी के प्रसव काल का सही समय है वो कौन सा है, तो दोस्तों सही समय है वो है 282 दिन, 310 दिन, 150 दिन और 148 दिन। ठीक है, गाय का होता है लगभग 280 दिन, भैंस का 310 दिन, भेड़ और बकरी का दोस्तों लगभग समान रहता है 150 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मादा पशुओं के गर्भाशय में यांत्रिक विधि द्वारा वीर्य प्रसारण क्या कहलाता है,
मादा पशुओं के गर्भाशय में यांत्रिक विधि द्वारा वीर्य पहुंचाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है क्या? तो वो कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कृत्रिम गर्भाधान विधि में एक सांड एक वर्ष में न्यूनतम कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? कृत्रिम गर्भाधान विधि में एक सांड एक वर्ष में न्यूनतम कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? तो दोस्तों 60 से 100। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 60 से 100 नहीं, कृत्रिम गर्भाधान विधि में एक सांड एक वर्ष में न्यूनतम कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? देखिए कृत्रिम गर्भाधान विधि के अंतर्गत मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग दोस्तों देखिए, प्राकृतिक प्रजनन द्वारा तो एक सांड है वो एक वर्ष में 50 से 60 मादा पशुओं को गर्भित कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भाधान में एक सांड एक वर्ष में 1000 से 10,000 मादा तक गर्भित कराई जा सकती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ दोस्तों यहाँ पे प्रसव क्रिया है, दूसरी तरफ पशु का प्रकार है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, काविंग गाय या भैंस बिल्कुल सही है। ठीक है, किडिंग बकरी, किटेनिंग बिल्ली, लैम्बिंग सुअर, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। फेरोविंग प्रसव क्रिया है किसकी? सुअर की। लैम्बिंग ये भेड़ की होती है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पशु प्रजनन के समय गर्मी के लक्षण है। पशु प्रजनन के समय गर्मी के लक्षण क्या है? तो दोस्तों वो है पशु निम्न आवर्ती, कम चारा खाना, योनि से स्पष्ट श्लेष्म स्त्राव दिखाई देना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे लैम्बिंग कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लैम्बिंग बोलते हैं। आगे देखिए, भेड़ों में संगम करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? भेड़ों में संगम करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको ट्यूपिंग के नाम से जाना जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ट्यूपिंग के नाम से। आगे देखिए, प्राकृतिक सर्विसिंग की तुलना में कृत्रिम गर्भाधान के लाभ हैं। प्राकृतिक सर्विसिंग की तुलना में कृत्रिम गर्भाधान के लाभ हैं। तो दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान के लाभ क्या हैं? देखिए, यह जननांग रोगों के कारण होने वाली कुछ बीमारियों और बांझपन को फैलने से रोकता है, बिल्कुल सही है। वांछित आकार के वीर्य का उपयोग उस विशेष नर की मृत्यु के बाद भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इससे गर्भ धारण की दर है वो बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक ट्रांसजेनिक जंतु है, निम्न में से एक ट्रांसजेनिक जंतु है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों जीप। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, जीप। आगे देखिए, गाय में भ्रूण गर्भ का निर्वासन कहलाता है। गाय में भ्रूण या गर्भ का निर्वासन कहलाता है, तो वो दोस्तों क्या कहलाता है? तो वो काविंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ट्रांसजेनिक जंतु वे होते हैं जिनकी ट्रांसजेनिक जंतु वे होते हैं जिनकी सभी कोशिकाओं में बाहरी डीएनए होता है, सभी कोशिकाओं में बाहरी डीएनए होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऊंट में गर्भकाल होता है, तो दोस्तों ऊंट में जो गर्भकाल होता है वो होता है दोस्तों 390 से 410 दिन, 390 से 410 दिन का गर्भकाल होता है दोस्तों ऊंट में, सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्योगी डीएनए तकनीक का एक उत्पाद नहीं है? निम्न में से कौन सा पुनर्योगी डीएनए तकनीक का एक उत्पाद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डॉली। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डॉली। नेक्स्ट आगे देखिए, मादा पशु के नर पशु के तरफ संभोग हेतु आकर्षण कहलाता है, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, मद कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मद। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ऊंट में यौन आरंभ की आयु होती है, तो दोस्तों ऊंट में यौन आरंभ की आयु होती है वो होती है दोस्तों लगभग 3 साल। ठीक है, यानी कि आप 36 से 60 माह है,
ये यौना आरंभ की आयु होती है ऊँट में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक तरफ पशु दे रखे हैं, दूसरी तरफ गर्भकाल दे रखा है। अब आपको मैंने आपको इतना बताया है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या सही है। गाय का होता है लगभग 280 दिन, यानी कि 282 दिन दे रखा है, बिल्कुल सही है। भैंस का होता है 310 दिन का, बिल्कुल सही है। बकरी का लगभग 150 दिन, यानी कि यहाँ पे 148 दिन दे रखा है, बिल्कुल सही है। ऊँट का 270 दिन, गलत हो जाएगा। ऊँट का होता है दोस्तों 390 से 410 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं में दो मध्यकाल के बीच की अवधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है मध्य चक्र। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्य चक्र। आगे देखिए, नर शेर एवं मादा चीता के संकरण से उत्पन्न प्रजाति है। नर शेर एवं मादा चीता के संकरण से उत्पन्न प्रजाति है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों शेर। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शेर। आगे देखिए, भैंस में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? भैंस में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको काविंग बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है उसी प्रकार यहाँ पे गाय आता नाम, तो गाय में प्रसव की क्रिया को भी क्या कहते हैं? काविंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये पशुपालन में अपना दूसरा नंबर का जो चैप्टर था, ठीक है, पशुपालन सामान्य ज्ञान में दूसरा नंबर का चैप्टर था, वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। कल मैं आपको तीसरा नंबर का चैप्टर करवाऊंगा। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप उस फोल्डर में जाके ये क्लासेस देख सकते हैं। और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।